नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे रिलेटिव पोजीशंस ऑफ क्रैंक एंड एक्सेंट्रिक सेंटर लाइन। किसके केस में? जो डी स्लाइड वाल्व हमने पहले पढ़ा है और जो पिस्टन स्लाइड वाल्व हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं जो डी स्लाइड वाल्व है उसकी एक ओवरव्यू ले लेते हैं, एक पिक्चर हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो है डी स्लाइड वाल्व है जो ये लगाया गया है, तो ये डी स्लाइड वाल्व है और इसको समझने के लिए हमने एक रोड से कनेक्ट की है, इसको हम एक्सेंट्रिक रोड बोलेंगे और ये इससे यहाँ पे कनेक्टेड है। ये क्रैंक शाफ्ट हो गई पूरी और यहाँ पर ये क्रैंक है, तो ये क्रैंक हो गई और ये हो गई क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट तो इस तरह से ये जो है आपको नाम याद रखने हैं। ये एक्सेंट्रिक हो गई, ये एक्सेंट्रिक रोड हो गई। अब यहाँ पर होगा क्या, देखिए यहाँ पर जो ये क्रैंक है ये इस रोड के थ्रू इस पिस्टन से कनेक्टेड है। ध्यान से देखिएगा, इस पिस्टन से कनेक्टेड है और ये एक्सेंट्रिक रोड जो है इस डी स्लाइड वाल्व से कनेक्टेड है। अब हमें पता है जो डी स्लाइड वाल्व होता है उसका दूसरा नाम कौन सा आप कह सकते हैं? आउटसाइड एडमिशन वाल्व इसको बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्टीम है वो बाहर से आती है और जो पिस्टन स्लाइड वाल्व होता है उसको इनसाइड एडमिशन वाल्व बोलते हैं, क्योंकि उसमें दोनों पिस्टन के बीच से जो है स्टीम आती है, तो यहाँ बाहर से आ रही है, तो इसलिए आउटसाइड एडमिशन वाल्व इसको बोला। अब हमें पता है जो स्टीम है यहाँ से एंटर करती है, यहाँ से करेगी या फिर यहाँ से करेगी अकॉर्डिंग टू जो भी पोजीशन होगी इस वाल्व की। अब यहाँ पर ये पोर्ट है हमारे पास, ये P1 पोर्ट मान लेते हैं, P2 जो ये गैप दिया गया है। अब यहाँ से अगर स्टीम को एंटर करना है तो पहले तो हमें इस डी स्लाइड वाल्व को इतना, कम से कम इतना गैप तो इसको इस तरफ ले जाना पड़ेगा। इस गैप को हम बोलते हैं S, इसको स्टीम लैप बोला जाता है। जो S है स्टीम लैप, कि इतना ये जाए कम से कम मिनिमम, तभी स्टीम यहाँ पर एंटर होगी, यानी कि इसको ओपनिंग मिलेगी तभी तो यहाँ स्टीम एंटर होगी। लेकिन अगर हम सिर्फ यही गैप इसको दे देते हैं, सिर्फ S ही थोड़ा सा हटा देते हैं और यहाँ से स्टीम एकदम तेजी से यहाँ से जाती है, क्योंकि यहाँ पर अब एरिया बहुत कम है और स्टीम की वेलोसिटी एकदम से बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे कि इस डी स्लाइड वाल्व को बहुत नुकसान पहुंचता है। एकदम से वो से स्लाइड होकर जाती है वेलोसिटी पर, तो इसीलिए हम इसको जो है थोड़ा और ज्यादा खोलते हैं। मान लीजिए इतना हम खोल देते हैं, इसको हम L बोल देते हैं। यानी कि अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें वो S+L होना चाहिए हमारा डी स्लाइड वाल्व का, अगर स्टीम हमारी एंटर हो रही है प्रॉपर इसकी वर्किंग के लिए, ताकि कोई नुकसान भी ना हो और स्टीम भी जो है यहाँ पर एंटर कर जाए और फिर वो पिस्टन को धकेले लेफ्ट से राइट की तरफ। अब यहाँ पर देखिए जो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट इसने चला S+L चला, यानी कि जो टोटल ये चलेगा डी स्लाइड वाल्व, ये हमारा स्टीम लैप का जो गैप है इतना ही नहीं, इसके अंदर हमें इस L को भी ऐड करना पड़ेगा। इस L को हम बोलते हैं लीड। तो ध्यान से देखिएगा, इनके नाम भी याद रखने हैं। S क्या है हमारा? स्टीम लैप है, इसको हम बोलते हैं, और L क्या है? इसको हम बोलेंगे लीड। तो ये नाम भी हमें याद रखने हैं, यानी कि S+L स्टीम लैप प्लस लीड, इतना डिस्टेंस इसको चलना पड़ेगा, या कहे कि इतना वाल्व को हमें डिस्प्लेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। अब यहाँ पर देखिए, हम मान लेते हैं कि इस तरह से एक सर्कल हम मान लेते हैं कि जो क्रैंक है यहाँ पर घूमेगी, यहाँ ये सेंटर मान लेते हैं और ये मान लेते हैं क्रैंक की स्टार्टिंग पोजीशन ये है, OC मान लेते हैं स्टार्टिंग पोजीशन, यानी कि ये इनर डेड सेंटर पे है जब पिस्टन हमारा बिल्कुल लेफ्ट में है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर एक्सेंट्रिक को देखें हम, ये जो है हमारा यहाँ पर होना चाहिए 90 डिग्री पर, यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन है। लेकिन हमें पता है अगर स्टीम को यहाँ पर एंटर करना है तो हम इसको कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं? S+L, इतने डिस्प्लेस हमें इस डी स्लाइड वाल्व को करना पड़ेगा, तभी जो स्टीम है यहाँ से एक्यूरेटली यहाँ पर जाएगी और बिना किसी नुकसान के प्रॉपर यहाँ पर वर्क करेगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये जो है हमारा जो डिस्टेंस होगा डी स्लाइड वालों का S+L चलना चाहिए। यहाँ पर ले लेते हैं हॉरिजॉन्टली, क्योंकि वो स्लाइड करेगा S+L, ये जो डिस्टेंस है ये मान लेते हैं। अब जो हमारी एक्सेंट्रिक है उसका भी हम एक सर्कल मान लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये तो हमने क्रैंक का सर्कल ले लिया इस तरह से। अगर इसको बॉटम या टॉप व्यू देखें तो हमें ये दो सर्कल दिखेंगे, जहां पर ये क्रैंक घूम रही है बड़े वाले सर्कल में, इस तरह से एंगल दिखाएंगे, और ये जो एक्सेंट्रिक दिखाई है हमने, यहाँ पर हम एक्सिस ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल सेंटर पे है ये तो एक्सेंट्रिक सर्कल है और ये क्रैंक का सर्कल है, यानी कि स्टार्टिंग के अंदर अगर हम इसकी बात करें क्रैंक की तो वो यहाँ पर है, इसको हम बोल देते हैं OC। ये क्रैंक यहाँ पर है, यानी कि बिल्कुल जो है इनर डेड सेंटर पर है, ये कह लेते हैं
और यहां से ये जो है एक्सेंट्रिक जो है अभी यहां पर है, यानी कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का हमारा एंगल बन रहा है अभी स्टार्टिंग पोजीशन में, जब ये लेफ्ट पे है और ये इसके ऊपर है। अब इसको s प्लस एल जो है हमें डिस्प्लेस करना है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि s प्लस एल जो है डिस्प्लेस करता है, और ये जो एंगल उसके लिए बनेगा अब एक्सेंट्रिक जो ये जो और ज्यादा घूमेगी, तो ये जो एंगल है हम मान लेते हैं कि ये अल्फा है, ये अल्फा हो गया। और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर हम गिरा लेते हैं। अब ये क्या हो गया हमारे पास, जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का, ये हो गया s प्लस जो l था, s प्लस एल, यानी कि स्टीम लैब प्लस लीड, तभी ये जो है यहां से स्टीम जो है एंटर करेगी। तो इतना जो है इसको एंगल जो है ज्यादा लेना पड़ा, अल्फा एंगल। पहले ये 90 पे था, इससे 90 पे था, लेकिन अब क्या है इन दोनों के बीच में अगर हम एंगल देखें 90, तो ये हो गया प्लस अल्फा, तो यहाँ पर क्या एंगल हो गया 90 डिग्री प्लस अल्फा। इतना जो है एडवांस एंगल हमें लेना पड़ा प्रॉपर इसकी स्टीम की एंटर करने के लिए, यानी कि जब डी स्लाइड वाल्व s प्लस एल मूव करेगा, स्लाइड करेगा, तब जो है एंगल जो एक्सेंट्रिक का होगा विद रिस्पेक्ट टू क्रैंक वो 90 डिग्री प्लस अल्फा होगा। यहाँ पर जो अल्फा है इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एडवांस, तो ये भी आप बोलेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री से आगे आ चुका है। तो s प्लस एल अगर डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना है तो ये हमें इसकी ये एंगल हमें लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर हम इस एंगल को निकालें, अब देखिए ये अल्फा है, तो यहाँ पर ये इस ट्रायंगल में ये भी अल्फा होगा। जैसे कि मान लीजिए इस तरह से मान लेते हैं, इस ट्रायंगल को थोड़ी सी बड़ी कर बना लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया s प्लस एल और ये हो गया अब एंगल अल्फा। अब यहाँ पर अगर आप साइन अल्फा को निकालें, साइन अल्फा को, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा s प्लस एल, ये हमारा o है और ये e है, तो ये o हो गया और ये e हो गया। s प्लस एल डिवाइड बाय ओ ई, यही आएगा हमारे पास। अल्फा के सामने जो है परपेंडिकुलर है और ये जो है इसका हिपोटेन्यूस है, तो s प्लस एल डिवाइड बाय ओ ई। तो इस तरह से जो है साइन अल्फा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। और जो यहाँ पर रोटेशन है क्रैंक की और यहाँ पर ये जो एक्सेंट्रिक है, अब ये जो है जब ये घूमेगा तो इनकी रिलेटिव जो पोजीशन है वो तो अनचेंज रहेगी। जैसे अब यहाँ पर है तो अगर यहाँ पर क्रैंक आएगी तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ी हुई है, ये इसके साथ जुड़ी हुई है, जैसे जैसे मूव करेगी वैसे वैसे वो भी मूव करेगी। तो इनकी जो रिलेटिव पोजीशन है वो अनचेंज रहेंगी, एक ही रहेगी, बस इनके बीच की जो दूरी है एंगल की वो इस तरह से ही बनी रहेगी। तो हमने ये समझा कि यहाँ पर हमें इस तरह से एडवांस लेना पड़ता है एंगल को, अगर हम आउटसाइड एडमिशन वालों की बात करते हैं, डी स्लाइड वालों की बात करते हैं प्रॉपर वर्किंग के लिए। इसी तरह से हम बात करते हैं इनसाइड एडमिशन वाल्व है या पिस्टन स्लाइड वाल्व है, जहां से स्टीम जो है यहाँ इनसाइड से एंटर करती है, इनसाइड से इन पिस्टन्स के बीच से एंटर करती है। तो अब इन पिस्टन के बीच से एंटर करने के लिए अभी मान लेते हैं कि स्टार्टिंग पोजीशन पे है, यहाँ पर ये इस तरह से क्लोज है। अब क्लोज है तो इसको जो है इस तरफ मूव करना है, इसके अंदर भी सेम वही जो डी स्लाइड वाल्व के अंदर है वही प्रोसीजर होगा, लेकिन इसके अंदर क्या है बस स्टीम जो है यहाँ से जाएगी, और यहाँ से जाने के कारण यहाँ पर क्या होगा, जो एक्सेंट्रिक हमारी लाइन बनेगी वो यहाँ पर क्रैंक है। अब यहाँ पर इसको समझिए, उसी तरह से ओ सी ये क्रैंक लगा लेते हैं, इनर डेड सेंटर पे है, बिगिनिंग में है, तो जो एक्सेंट्रिक बनेगी इन दोनों के बीच में वो लाइन यहाँ पर आएगी। तो मान लेते हैं पहले जैसे 90 डिग्री पे थी, तो यहाँ से ये यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, ये जो एंगल है अल्फा है, तो यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 180 डिग्री का एंगल है, और इसके अंदर ये अल्फा ये हमारा जुड़ जाएगा। 180 डिग्री प्लस अल्फा जो होगा इसके अंदर ये एक्सेंट्रिक लाइन का एंगल होगा। अगर हम एंगल ऑफ एडवांस की बात करते हैं तो यहाँ पर वो 180 डिग्री प्लस अल्फा होगा। ये किसका एंगल है, जो एक्सेंट्रिक लाइन ओ ई थी हमारी, यानी कि ओ और जो ई थी। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर शो कर सकते हैं। इस केस के लिए वो इतना होगा, यानी कि उसको इतना जो है पहले 180 डिग्री और फिर जो है अल्फा एंगल, इतना एडवांस चलना पड़ेगा, तब जो है यहाँ से स्टीम जो है एंटर करेगी। यहाँ पर इसको जो एंगल चलना पड़ता है एक्सेंट्रिक को, वो 180 डिग्री प्लस अल्फा चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे स्टीम जो है इन साइड से एंटर कर रही है। तो यहाँ पर इसको अगर हम L मान लें, इस पोर्शन को L मान लें और इसको S मान लें, तो इसको जो है इन साइड से जब ये चलेगी तो इसको ये घूमना पूरा पड़ेगा 180 डिग्री प्लस अल्फा, तब ये इस तरफ जाएगा और यहाँ से स्टीम एंटर होगी। स्टीम एंटर होकर जो है पिस्टन को फोर्स करेगी। इसी तरह से दूसरी तरफ लगा लें, वो भी इसी तरह से ही होगा।
तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ एडवांस आता है वो 180 डिग्री प्लस अल्फा हमारा आता है। और अगर हम यहाँ पर साइन अल्फा को निकालते हैं सेम वही रहेगा S प्लस L डिवाइड बाई OE। सेम उसी प्रोसीजर से हम इसको करेंगे, बस यहाँ पर जो एंगल ऑफ एडवांस है 180 डिग्री प्लस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि एडमिशन जो है स्टीम का वो इनसाइड की तरफ से है, इसलिए इसको इनसाइड एडमिशन वाल्व भी कहा जाता है। तो इस तरह से इन दोनों के लिए जो रिलेटिव पोजीशंस हैं क्रैंक की और एक्सेंट्रिक लाइन की, आप देख सकते हैं कि वहां पर जो है 90 डिग्री प्लस अल्फा था, यानी कि अगर यहाँ से यहाँ क्रैंक तक देखें, और यहाँ पर सिर्फ जो एंगल ऑफ एडवांस ही है वो 180 डिग्री प्लस अल्फा है। तो इस तरह से दोनों की रिलेटिव पोजीशन को आप इन दोनों में समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।